अणुसंख्यक गुणधर्म में अंतिम नंबर है 4 नंबर, परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। इससे इसको पढ़ने से पहले अपने को परासरण की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। परासरण, परासरण ऑस्मोसिस। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, उन्होंने बायोलॉजी में पढ़ा होगा परासरण के बारे में कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करना परासरण कहलाता है। जो विलायक है, विलायक का मतलब होता है शुद्ध जल। आपके जब भी दिमाग में जब भी वर्ड आए विलायक, उसका मतलब होता है प्योर वाटर, शुद्ध जल। एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। विलायक है, विलायक का मतलब है जल। विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से किधर, निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करना। उच्च सांद्रता से किधर जा रहा है, निम्न सांद्रता की ओर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा गमन करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ये प्रक्रिया परासरण कहलाती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली है वो आपके केप और एफिशिएंसीज की भी बनी हो सकती है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, और आपके गोल ब्लेडर, बकरे के यकृत, यकृत का जो यकृत की झिल्ली होती है वो भी आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एसपीएम, एसपीएम का मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो परासरण की यदि आपको परिभाषा पूछे तो परासरण की परिभाषा क्या है कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से किधर की ओर जाना, निम्न सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। और एक शब्द होता है विसरण। विसरण में विसरण का मतलब होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कौन जा रहा है, विलेय जा रहा है। विलेय का अपनी उच्च सांद्रता से, विलेय का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, विसरण। जैसे आपने अगरबत्ती है वो यहाँ पे एक जगह लगाई है और पूरे वो कमरे में घूम रही है, तो वो क्या है, विसरण है। परासरण का मतलब होता है विलाय का अपनी उच्च सांद्रता से किधर जाना, निम्न सांद्रता की ओर जाना, परासरण कहलाता है। एक होता है परासरण दाब, ठीक है। परासरण दाब की परिभाषा पूछे तो फिर आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तीनों में अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। परासरण दाब आपके पूछ रखा है, 2014 बोर्ड में भी पूछ रखा है, 16 में भी पूछ रखा है। तो यहाँ पर पिस्टन लगाना पड़ेगा आपको, पिस्टन लगा करके और इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर आपको किसको बताना है, इधर आपको विलायक को बताना है। किसको बताना है, विलायक को बताना है। विलायक, विलायक, इसकी सांद्रता यहाँ पर क्या होगी, उच्च सांद्रता है, हाई कंसंट्रेशन है, मतलब पानी ज्यादा है। विलायक की सांद्रता उच्च है और इधर आपकी सांद्रता क्या है, निम्न है। और निम्न से उच्च की ओर विलायक आ रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण। क्या कहते हैं, परासरण। इसको रोकना है अपने को, इसको रोकना है तो इसके ऊपर आपको पिस्टन के ऊपर दाब लगाना पड़ेगा। पिस्टन के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, दाब। उस दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर पाई, ठीक है। पिस्टन पर लगाया गया वह दाब, पिस्टन पर लगाया गया वह दाब जिससे विलायक अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने से रुक जाए। गमन करने से क्या हो जाए, इसको क्रॉस करना है, इस प्रकार चित्र बना करके। पिस्टन पर लगाया गया वह दाब जिसके कारण विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने से रुक जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है, परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो आपको परासरण पूछे तो ये चित्र बनाना है, परासरण दाब पूछे तो ये चित्र बनाना है, और व्युत्क्रम परासरण पूछे तो एक और चित्र मैं बना रहा हूं, उसका आपको ध्यान में रखना है। 3 एक एक नंबर के अलग अलग प्रश्न है, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है व्युत्क्रम परासरण, परासरण के व्युत्क्रम प्रक्रिया के। आर पानी कौन सा पिया, आरओ का पिया। आरओ का मतलब भी क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण। उसको खारे पानी को मीठा बना रहे हैं, उसको कहते हैं व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो उसमें आपके इस प्रकार डायग्राम होगा, डायग्राम लगभग सेम चलेगा।
पर उसमें आपके परासन की प्रक्रिया के व्युत्क्रम हो जाएगी। एसपीएम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, उसमें से आकर के वापस इधर चला जाएगा। पानी है वो आपके निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। निम्न सांद्रता से किधर जाएगा? उच्च सांद्रता की ओर। कौन जाएगा? विलायक जाएगा। विलायक का मतलब जल जाएगा। यहां पे क्या लग जाएगा? पिस्टन। ये पिस्टन लग गया और पिस्टन के ऊपर अपन क्या लगा रहे हैं? दाब। पिस्टन पर लगाया गया वह दाब जिससे विलायक अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करना शुरू कर देते हैं। पिस्टन पर लगाया गया वह दाब जिससे विलायक के अणु अपनी निम्न सांद्रता से किधर चले जाते हैं? उच्च सांद्रता की ओर चले जाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण दाब, व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। भाई आपको खुद को ही पता है समुद्र जल है। अब समुद्र जल में क्या होगा? नमक ज्यादा होगा कि नहीं होगा? समुद्री जल है, खारा होगा क्योंकि उसमें नमक है, नमक की मात्रा अधिक है। और इधर आपके जो शुद्ध जल है उसमें नमक कम है। तो आपने पिस्टन पर दाब लगाया, पिस्टन पर दाब लगाने के कारण जल तो चला गया उधर, जल का जल में शुद्ध में, और नमक के अणु है वो यहाँ पे रुक गए। कहां पे रुक गए? एसपीएम पे रुक गए। तो उधर आपके कौन सा पानी प्राप्त हो गया? शुद्ध विलायक प्राप्त हो गया, शुद्ध जल प्राप्त हो गया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपके 4 डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की परिभाषा क्या है? विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करना परासरण कहलाता है। विसरण क्या है? उच्च सांद्रता से विलयन का निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। विलयन का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। अब उसके बाद है परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। तो ऑस्मोसिस प्रेशर के लिए आपको पिस्टन बढ़ाना पड़ेगा। पिस्टन पर लगाया गया वह दाब जिससे विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने से रुक जाए, उस दाब को परासरण दाब पाई कहते हैं। ठीक है। अब व्युत्क्रम परासरण क्या है? व्युत्क्रम परासरण किसे कहते हैं वो इसका उपयोग लिखिए, 2018 में प्रश्न आया था। व्युत्क्रम परासरण पिस्टन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिससे विलायक अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है, व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। यह परासरण की विपरीत प्रक्रिया है। इसका उपयोग समुद्री जल को विलवणीकरण करके पीने योग्य बनाने में किया जाता है। उपयोग भी आया था 1 नंबर का, उपयोग में वापस बोल रहा हूं। समुद्री जल को विलवणीकरण मतलब नमक हटा करके विलवणीकरण करके पीने योग्य बनाने में किसका उपयोग करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक है, आरओ टेक्निक है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये आपके 4 डेफिनेशन हुई, परासरण, विसरण, व्युत्क्रम परासरण और परासरण दाब। अब परासरण दाब का अपने को सूत्र है वो ज्ञात करना है। उससे पहले आपको यह भी ध्यान रखना है कि परासरण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हैं। तो परासरण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक तो है अति परासारी, अति परासारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासारी विलयन। वह विलयन जिसकी सांद्रता 0.9% से अधिक हो, 0.9% से क्या हो? अधिक हो, वो आपके क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक अति परासारी विलयन कहलाएगा। दूसरा विलयन है आपके अल्परासारी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर और हाइपो, अल्परासारी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्परासारी विलयन। और तीसरा है समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासारी विलयन। हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर अति परासारी विलयन वह विलयन जिसकी सांद्रता 0.9 से अधिक हो, अति परासारी विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसकी सांद्रता 0.9% से कम हो, अल्परासारी विलयन कहलाता है। और 0.9% ही हो तो वो आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। 0.9% हो तो वो आपके समपरासारी विलयन कहलाता है। ठीक है। अति परासारी विलयन में कोशिका को रखने पर क्या होगा?
अल्परासारी में रखने पर क्या होगा, समपरासारी में रखने पर क्या होगा। समपरासारी में कुछ भी नहीं होगा 0.9% में, ना तो बहिःपरासरण होगा ना अंतःपरासरण होगा। आपको पता हो कि अपने जो बीमार पड़ने पर जो NS या आपके RL चढ़ती है तो उसमें सॉल्यूशन में लिखा हुआ होता है, आप यदि ग्लूकोज की बोतल है तो उसको देखना ध्यान से, तो उस पर लिखा होगा 0.9% आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसका मतलब है कि वो समपरासारी विलयन है, 0.9% है, ठीक है। तो वो अपने शरीर में नुकसान नहीं करेगा। यदि आपके 0.9% से अधिक सॉल्यूशन होगा और यदि वो इंजेक्ट कर दिया जाए इंजेक्शन के द्वारा शरीर में, तो व्यक्ति की ऐसी मृत्यु हो सकती है। यदि आपके 0.9% से अधिक नमक बना करके और इंजेक्शन के द्वारा यदि शरीर में इंजेक्ट भी कर दिया जाए तो कोशिका है उसमें से द्रव है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 0.9 से अधिक है। 0.9 का मतलब है मान लो 1% है और कोशिका को रख दिया आपने, तो जल कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आने को क्या कहते हैं, बहिःपरासरण, और कोशिका मृत भी हो सकती है, ठीक है। तो अति परासारी विलयन में रखने पर कोशिका क्या हो जाएगी, कुंचित हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और अल्प परासारी में रखने पर क्या होगा, अल्प परासारी विलयन है उसमें रख दिया अल्प परासारी में। अल्प परासारी का मतलब है 0.9 से कम, मतलब 8% है, उसमें कोशिका को रख दिया तो कोशिका फूल जाएगी, अंदर चला जाएगा। जल कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, फूल जाएगी, ठीक है। ये आपको प्रश्न एक एक नंबर के पूछ सकते हैं, पूछे हुए भी हैं। क्या होगा जब 0.9% से अधिक विलयन में कोशिका को रखेंगे, तो 0.9% से अधिक विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका में से जल के अणु बाहर चले जाएंगे तथा बहिःपरासरण हो जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। 0.9% से यदि आपने कम वाले विलयन में रख दिया तो अंतःपरासरण हो जाएगा, कोशिका फूल जाएगी, ठीक है। और आपके समपरासारी में रखने पर क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इस प्रकार आपके विलयन के आधार पर, परासरण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के, हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक। अब अपन परासरण है उसका सूत्र ज्ञात करेंगे। परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र है परासरण दाब पाई ज्ञात करने का सूत्र। इसके लिए आपको 2-3 नियम हैं वो याद रखने पड़ेंगे। 11th में भी पढ़े थे, वो वापस लिख रहा हूं, सिंपल है। बॉयल 1/2, बॉयल 1/2 दाब आयतन संबंध। बॉयल 1/2 दाब आयतन नियम यह कहता है कि परासरण दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि ताप स्थिर हो, कांस्टेंट ऑफ T पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। स्थिर ताप पर किसी विलयन का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब वहां पे दाब था, यहाँ पे पाई4 क्या आ गया है, पाई4 आ गया। ओस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब, दाब ही है पर कौन सा दाब है, परासरण दाब, ओस्मोसिस प्रेशर। परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्थिर ताप पर। दूसरा नियम है चार्ल्स दाब ताप संबंध, दाब ताप संबंध। स्थिर आयतन पर दाब ताप के समानुपाती होता है। पाई इज प्रोपोर्शनल टू T कांस्टेंट ऑफ V। स्थिर आयतन पर दाब ताप के समानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से। तीसरा एक और नियम है आवोगाद्रो नियम। पाई इज प्रोपोर्शनल टू N कांस्टेंट ऑफ आपके V एंड T। ताप और आयतन पर दाब अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो समीकरण 1, 2, 3 से पाई इज प्रोपोर्शनल टू NT बटा V।
समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से क्या हुआ, समीकरण 1 2 व 3 से दाब है वो आपके अणुओं की संख्या n के समानुपाती, t के समानुपाती और v के उत्क्रमानुपाती। तो प्रोपोर्शनल हटाया तो आया n r t बट्टा v। r क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक आ गया। तो पाई v बराबर nRT, पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस समीकरण था, तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई वी बराबर एनआरटी, जहाँ एन क्या है, एन है मोल, नंबर ऑफ मोल, मोल होता है W0 बटा M0, ग्राम बटा अणुभार, ग्राम बटा अणुभार क्या होता है, मोल, W0 बटा M0। तो आपके पास सूत्र आ गया पाई बराबर W0 RT बटा M0 इंटू V, W0 बटा M0 RT अपॉन V। ये क्या हो गया, परासरण दाब पाई का सूत्र। ठीक है, परासरण दाब पाई ज्ञात करने का सूत्र, परासरण दाब पाई ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र, पाई बराबर W0 RT बटा M इंटू V। ठीक है, ये तो हो गया परासरण दाब पाई ज्ञात करने का सूत्र। परासरण दाब पाई से अणु विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र, तो M0 बराबर W0 इंटू RT बटा पाई इंटू V, पाई V। परासरण दाब से विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र। परासरण दाब से विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र है वो ये हो गया आपके, परासरण दाब का सूत्र क्या हो गया, पाई बराबर W0 RT बटा M0 इंटू V, और विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, M0 बराबर W0 इंटू RT पाई इंटू V। ठीक है, तो इस प्रकार अपन सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने के लिए आपको परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करने के लिए बॉयल वाट ऑफ दाब आयतन संबंध, चार्ल्स दाब ताप संबंध और आवोगाद्रो नियम है, वो तीनों नियम याद रखना है। पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, पाई इनवर्स, पाई प्रोपोर्शनल टू T, पाई इज प्रोपोर्शनल टू N। तो उन तीनों से क्या आया, पाई प्रोपोर्शनल टू NT बटा V। ठीक है, तो पाई बराबर nRT बटा V। ठीक है, जहां R क्या है, R गैस कांस्टेंट है, तो पाई V बराबर nRT। ठीक है, पाई V बराबर nRT, PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण है। वैसे ही N क्या है, N है मोल, नंबर ऑफ मोल होता है W0 बटा M0। तो पाई बराबर क्या हुआ, पाई बराबर हुआ W0 RT बटा M0 इंटू V, W0 RT बटा M0 इंटू V। परासरण दाब पाई ज्ञात करने का सूत्र है। परासरण दाब पाई के द्वारा विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, M0 बराबर W0 इंटू RT बटा पाई इंटू V। ठीक है, परासरण दाब द्वारा विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र M0 बराबर W0 RT बटा पाई इंटू V। ठीक है, तो ये इस प्रकार अपन परासरण दाब है उसके द्वारा विलेय का अणुभार और परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पे एक आंकिक प्रश्न भी है, वो भी अपन कर रहे हैं। 4% यूरिया विलयन, यूरिया विलयन अन्य यौगिक A का, यूरिया विलयन अन्य यौगिक A के 10% का समपराशारी है। यौगिक A के 10% विलयन का समपराशारी है, विलयन का आइसोटोनिक समपराशारी है, समपराशारी है। यौगिक A का अणुभार ज्ञात कीजिए, यौगिक A का मोलिकुलर वेट, अणुभार ज्ञात कीजिए। चार % यूरिया विलयन अन्य यौगिक A के 10% का समपराशारी है, यौगिक A का अणुभार ज्ञात कीजिए। परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या है, W0 RT बटा M0 इंटू V। पाई बराबर यही है, पाई बराबर
W0 RT बटा M0 इंटू V। ये तो हो गया पाई 1। जब पाई 1 में आपके क्या हो गया W1 RT बटा M1 इंटू V। W1 क्या है, विलेय के 4% है तो 4 ग्राम। RT की जगह R बराबर R ही रखेंगे और टेम्परेचर T की जगह क्या रखेंगे, T रखेंगे। M1 यूरिया है, यूरिया का अणुभार NH2CO NH2 यूरिया, उसका अणुभार कितना होता है, यूरिया का अणुभार है M1 हो गया 60 और V आपने मान लिया ले लिया 1000 या 100 ग्राम ले लिया, 100 ml ले लिया, ठीक है। ये तो हो गया आपके पाई 1। तो पाई 1 और पाई 2 क्या हुआ, पाई 2 हो गया W2 R2 RT बटा M2V। W2 क्या है, W2 बराबर क्या है ग्राम, 10 ग्राम। R की जगह क्या हुआ R, T की जगह क्या होगा T, टेम्परेचर भी सेम रखेंगे। M2 ज्ञात करना है, M2 आपको ज्ञात करना है और आयतन वो आपके 100 का 100 ही है। यह हो गया। अब वो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे कि यूरिया 4% विलयन है, अन्य यौगिक A के 10% विलयन का आइसोटोनिक है। तो पाई 1 और पाई 2 दोनों क्या है, समपरासारी है। समपरासारी का मतलब होता है परासन दाब बराबर होता है, ना तो इधर जाएगा पानी ना उधर जाएगा, समपरासारी विलयन है। तो पाई 1 बराबर पाई 2 प्रश्नानुसार समपरासारी, प्रश्नानुसार समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन। तो भाई पाई 1 बराबर पाई 2 किया तो इन दोनों को बराबर करो ना, लिखो W1 RT बटा पाई V1 W2 RT बटा पाई की जगह क्या आएगा यहाँ पे M1 V1 M2 V2। वैल्यू पटकेंगे, W1 कितना है 4 इंटू R की जगह R, T की जगह T। M1 कितना है 60 इंटू V1 कितना है 100। W2 कितना है, W2 आपको दे रखा है 10 इंटू R की जगह R, T की जगह T। M2 कितना है ज्ञात करना है इंटू V 100। अब M2 ज्ञात करना है, R से R क्या हो गया कैंसिल, T से T क्या हो गया कैंसिल, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल। आपको M2 निकालना है, M2 बराबर 60 इंटू 10 बटा 60 इंटू 10 ही हुआ, 60 इंटू 10 बटा 4, 15 इंटू 10 क्या हुआ 150। मोलिकुलर वेट कितना है 150, ठीक है। तो इस प्रकार अपन यौगिक है वो 4% यौगिक है, उसके द्वारा अणुभार ज्ञात करने है तो अणुभार A का कितना आया 150 है। तो इस प्रकार आप यदि आंकिक प्रश्न भी पूछे तो अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों अणुसंख्यक गुणधर्म आपके हो गए हैं, मैं वापस इनका नाम बता रहा हूँ। वाष्प दाब में उन्नमन, हिमांक में उन्नयन, वाष्प दाब में उन्नमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नमन और परासरण दाब। वाष्प दाब में उन्नमन आपको याद रखना है, उसमें राउल्ट का नियम आपको याद रखना है। क्वथनांक में उन्नयन आपको याद रखना है, क्वथनांक होता क्या है वो याद रखना है। हिमांक क्या होता है, हिमांक में उन्नमन क्या होता है, परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, युद्धक्रम परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं और इन पे आंकिक प्रश्न है वो आपके पूछ सकते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। ये हो गए आपके अणुसंख्यक गुणधर्म। अगले वीडियो में अपन राउल्ट के नियम से आदर्श व अनादर्श विलयन है उनकी व्याख्या करेंगे।